अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, 11th क्रेनियल नर्व आपकी कौन सी नर्व होती है? तो ये आपकी स्पाइनल असेसरी नर्व है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल असेसरी नर्व है। और ये आपकी क्या होती है? टोटली मोटर नर्व है। ठीक है, ये आपकी टोटली मोटर नर्व है। इसकी दो रूट्स होती हैं, एक इसकी क्रेनियल रूट होती है, एक इसकी क्या होती है? स्पाइनल रूट होती है। अब क्रेनियल रूट नाम से पता चल रहा है कि आपके स्कल के एरिया में होना चाहिए। ठीक है, आपके जो है वो ब्रेन के एरिया में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये न्यूक्लियस एम्बाइगस से इसकी फॉर्मेशन होती है। इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? न्यूक्लियस एम्बाइगस से। उसके अलावा ना ये आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। देन हमारी क्या आ जाती है? स्पाइनल रूट आ जाती है। अब स्पाइनल रूट जो है ना, ये स्पाइनल न्यूक्लियस से बनती है। अगर हम लोग देखें अपने स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को, ठीक है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर कुछ एच शेप स्ट्रक्चर होता है। ये उसका क्या होता है? एंटीरियर कॉलम होता है, ये सामने वाला। इस एंटीरियर कॉलम के अंदर क्या होते हैं? कुछ आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल स्पाइनल न्यूक्लियस पड़े होते हैं। अब ये स्पाइनल न्यूक्लियस जो होते हैं, इनके एक्सॉन से अब हमारा जब भी कोई न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? सेल बॉडी होती है और एक्सॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सॉन्स के आगे डेंड्रोइड्स आते हैं। इसके एक्सॉन्स ने मिलके क्या बनाना है? आपका स्पाइनल रूट बनाना है। स्पाइनल रूट कैसे बनती है? आपके एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर के अंदर स्पाइनल न्यूक्लियस होती हैं। उन स्पाइनल न्यूक्लियस के एक्सॉन्स ने क्या बनाना है? स्पाइनल रूट। कौन से एरिया में? C1 to C5 के एरिया में। ठीक हो गया। अब C1 to C5 के एरिया से ये आपकी स्पाइनल रूट जो होती है, ये कहाँ जाती है? फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू आपके स्कल में एंटर हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये आपकी एंटर ही स्कल के अंदर, सॉरी, आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू ही कंटिन्यू होता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद ना ये अब स्पाइनल रूट है, इसने ऊपर को जाना है। ठीक है, तो ये आपके क्या करेगी? फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू कहाँ पर एंटर हो जाएगी? स्कल के अंदर एंटर होगी। अब ये तो हुई है गलती से एंटर। अब इसने क्या करना है? बाहर निकलना है स्कल से, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। अब हमारी ये स्पाइनल रूट क्या करती है? ये ना क्रेनियल रूट से हेल्प लेती है। इसे कहती है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं ना गलती से यहाँ पर आ गई हूँ, तो मुझे ना बाहर निकालो। अब क्रेनियल रूट ना इसको क्या करती है? बाहर लेकर जाती है। अब जगलर फोरामेन क्या है? गेट है, जहाँ से स्कल से बाहर निकलना है इन्होंने। तो ये क्या करती हैं? ये क्रेनियल रूट की हेल्प से लीव कर देती है आपके स्कल को थ्रू जगलर फोरामेन। अब जब जगलर फोरामेन से बाहर आई तो क्या होगा? आपकी स्पाइनल नर्व अलग हो जाएगी। ठीक है, और आपकी क्रेनियल नर्व अलग हो जाएगी, सॉरी, क्रेनियल रूट अलग हो जाएगी और हमारी स्पाइनल रूट जो है ये अलग हो जाएगी। अब क्रेनियल रूट क्या करती है? ये ना आपकी वेगस नर्व को ज्वाइन कर लेती है। और ये आपकी स्पाइनल रूट जो है ना, इसने आपके दो मसल्स को सप्लाई करना है। वो कौन कौन से मसल्स होते हैं? एक तो ये आपके ट्रेपीजियस के मसल को सप्लाई कर देगी, और सेकेंड ये क्या करेगी? आपके स्टर्नोक्लीडो को सप्लाई कर देगी। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड को। अब ये इन दो मसल को सप्लाई करेगी। अब वो यहाँ पर कहता है कि हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने ना इसको चेक करना है। ठीक हो गया। तो एग्जामिनेशन हमने किसकी करनी है? स्पाइनल रूट की करनी है। अब सबसे पहले तो आप लोग जो है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो। अपने आप को पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना, पेशेंट से कॉन्सेंट लेना, पूरा का पूरा प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना, और देन पेशेंट को हमने मेक श्योर करना है कि हमारा पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। देन यहाँ पर वो कहता है कि हम लोगों ने ना प्रोसीजर फॉलो करना है। अब प्रोसीजर क्या होता है कि हम लोग अपने पेशेंट को कहते हैं हेड को रोटेट करें, क्योंकि हमने अभी बात की कि हमारी जो स्पाइनल नर्व है, ठीक हो गया, आपकी जो स्पाइनल रूट है आपकी 11th क्रेनियल नर्व की, ये दो मसल्स को सप्लाई करती है। ये आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को सप्लाई करेगी। उसके अलावा ये आपके ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है। अब ट्रेपीजियस क्या करता है? ट्रेपीजियस का काम तो है आपके शोल्डर्स को श्रक करना। ठीक हो गया। उसके बाद इसने क्या करना है? इसने आपके हेड को रोटेट कराना है। तो हम लोगों ने जब अपनी स्पाइनल रूट को चेक करना है 11th क्रेनियल नर्व का, तो कॉमन सी बात है कि एक तो हम शोल्डर की श्रगिंग करके पेशेंट को चेक करेंगे, दूसरा आप पेशेंट के हेड को रोटेट कराओगे। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने पेशेंट को कहते हैं अपने हेड को रोटेट करें। अगर तो पेशेंट आपके हेड को रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल जो है, ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल है। और ये नॉर्मल क्यों है? क्योंकि आपकी नर्व नॉर्मल है।
ठीक है। आपकी कौन सी नर्व नॉर्मल है? 11th क्रेनियल नर्व नॉर्मल है, ठीक हो गया। 11th क्रेनियल नर्व की स्पाइनल रूट आपकी नॉर्मल है। उससे हमें पता चल गया कि पेशेंट ने अपने हेड को क्या कर लिया? रोटेट कर लिया। अगर आपकी 11th क्रेनियल नर्व के अंदर लियन आ गई है तो पेशेंट अपने हेड को रोटेट नहीं कर पाएगा, पेशेंट अपने हेड को टर्न नहीं कर पाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी नर्व नॉर्मल नहीं है। सेकंड हमने टेस्ट क्या करना है? ये तो था कि आपने अपने हेड को रोटेट करा लिया। अब सेकंड क्या करना है? आपने शोल्डर को श्रक करना है। अब शोल्डर को जब हम श्रक करना है तो हम अपने पेशेंट को क्या कहेंगे कि वो अपने शोल्डर को श्रक करे। जब वो शोल्डर को श्रक करेगा तो इसका मतलब है ट्रेपीजियस नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है। अगर तो पेशेंट शोल्डर को श्रक कर लेता है तो ट्रेपीजियस आपका नॉर्मल है, आपकी नर्व जो है वो नॉर्मल है। अगर आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो जाती है 11th क्रेनियल नर्व की, अगर हमारी 11th क्रेनियल नर्व की लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा पेशेंट जो है ना तो वो हेड को रोटेट कर पाएगा, ना वो शोल्डर को श्रक कर पाएगा। यहाँ पे मैंने गलती से रोटेट लिख दिया, ठीक है। ना तो वो अपने हेड को रोटेट कराएगा, ना वो शोल्डर को श्रक करेगा। क्या होगा? पेशेंट आपके पास कंप्लेन करेगा कि एक तो मेरा आर्म एलिवेट नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो क्या होगी? उसकी आर्म की एलिवेशन नहीं होगी। सेकंड, आपके पास पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि उसका जो एक शोल्डर है ना, एक साइड से उसका शोल्डर वो क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसका शोल्डर जो है एक साइड से वो ड्रॉप हो गया। तो ये दो हमारे पास जो होते हैं कंडीशंस आती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में। एक तो पेशेंट आपका हेड को रोटेट नहीं कर सकता, दूसरा क्या होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसका आर्म एलिवेट नहीं कर रहा, उसका जो है बाजू वो एक साइड पे ड्रॉप कर गया, वो शोल्डर को श्रग ही नहीं कर सकता। तो ये तो था कि हमारा आपने कैसे असेसरी नर्व को एग्जामिन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिकल कि हम लोगों ने अपनी हाइपोग्लोसल नर्व जो है, ठीक है, उसको कैसे एग्जामिन करना है। अच्छा जी, अब हमारी जो हाइपोग्लोसल नर्व है ना, इसको हम लोग कहते हैं 12th क्रेनियल नर्व। अच्छा जी, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? 12th क्रेनियल नर्व जो है, ठीक है, उसको कैसे एग्जामिन करना है। 12th क्रेनियल नर्व आपकी कौन सी होती है? हाइपोग्लोसल नर्व होती है, ठीक है। ये कौन सी नर्व है? हाइपोग्लोसल नर्व आ जाती है। अब हाइपोग्लोसल नर्व जो है ना, ये भी आपकी क्या है? प्योर मोटर नर्व है। और ये क्या करती है? ये आपके टंग के मसल्स को सप्लाई करती है, टंग के इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है। अब टंग के इंट्रिंसिक मसल्स आपके पास कौन कौन से मसल्स हैं? तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखें तो ये आपका स्टाइलोग्लोसल मसल है, ठीक है। सेकंड आपका हाइपोग्लोसल मसल है और ये जीनोग्लोसल मसल है। इन तीनों मसल ने क्या करना है? टंग को एलिवेट करना है, साइड टू साइड टंग को मूव करना है। मतलब टंग को साइड टू साइड मूव करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो आपकी टंग है, ठीक है, इस साइड से आप दूसरी साइड पे टंग को मूव कर लेते हो ना। उसके अलावा हम लोग अपनी टंग को प्रेस कर लेते हैं अपने माउथ के अंदर। तो ये इन तीन मसल्स ने ना ये रोल प्ले करना होता है। अब होता बेसिकली क्या है? हम लोगों ने प्रोसीजर करना है, तो हम लोग प्रोसीजर में इसको एग्जामिन कैसे करते हैं? हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी टंग को क्या करे? पुट आउट करे। पुट आउट करने का मतलब है कि वो अपनी टंग को बाहर निकाले। जब वो अपनी टंग को बाहर निकालता है, अगर तो उसकी टंग जो है वो सेंटर में है, अगर तो उसकी टंग जो है वो सेंटर में है, तो मतलब आपके पास नर्व क्या है? नॉर्मल है। अगर हमारे पास नर्व की क्या आ गई है? लियन आ गई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना 12th क्रेनियल नर्व जो है उसकी लियन आ गई है। अब क्या होगा? अब हमारी जो टंग है ना, जब पेशेंट अपनी जुबान को बाहर निकालेगा, ठीक है, टंग क्या करेगी? डेविएट कर जाएगी आपकी पैरालाइज साइड पे। अब हमें कैसे पता चला आपकी टंग में पैरालाइज साइड कौन सी है? तो हमेशा याद रखना है कि आपकी जो पैरालाइज साइड है ना, वो हमेशा क्या होती है? स्मॉल होती है। हमारा क्या होता है? नर्व की लियन हुई, टंग क्या करगी? पैरालाइज साइड पे डेविएट करगी। नर्व की अगर पैरालाइज साइड कौन सी होती है? जो कि स्मॉल होती है। हमारी अगर हम टंग देखें ना, तो टंग आपकी दोनों साइड से क्या होती है? ये भी एक साइड होती है, ये भी एक जैसी साइड्स होती हैं। लेकिन इस पेशेंट की क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड अगर आपकी नॉर्मल है ना, तो ये वाली साइड थोड़ी सी आपकी इस तरह की क्या हो जाएगी? छोटी सी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि आपकी टंग की एक साइड क्या होगी? छोटी हो गई है, ठीक हो गया। और उस साइड की तरफ हमारी टंग क्या कर जाती है? डेविएट कर जाती है। तो एक तो ये हम लोगों ने पेशेंट को चेक कर लेना है कि अगर आपके पेशेंट जो है टंग उसकी सेंटर में है तो नर्व नॉर्मल है। अगर उसके पेशेंट की टंग जो है वो पैरालाइज साइड पे डेविएट कर रही है तो उसका मतलब है कि आपके पास नर्व के अंदर क्या आ गई है? लियन आ गई है। सेकंड, ये तो हमारा था कि पहला टेस्ट कैसे करना है। अब सेकंड टेस्ट हम लोगों ने कैसे करना है? हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि टंग को मूव करे साइड टू साइड, ठीक है। अब वो क्या करता है? साइड टू साइड अपनी टंग को मूव करेगा। साइड टू साइड अगर पेशेंट टंग को मूव कर रहा है तो आपका मतलब है कि नर्व नॉर्मल है। अगर वो टंग को मूव नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है नर्व क्या है? उसके अंदर लियन आ गई है। थर्ड हम लोगों ने क्या टेस्ट करना होता है? हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी टंग को ना प्रेस करे अगेंस्ट चीक, ठीक है।
अगेंस्ट चिक प्रेस करने का मतलब क्या है? अगेंस्ट चिक प्रेस करने का मतलब है, मैं आपको पिक्चर से शो करती हूँ। ये हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, टंग को प्रेस कर रही है अगेंस्ट दी चीक। अगर तो पेशेंट ये कर लेता है तो इसका मतलब है नर्व नॉर्मल है। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा तो नर्व के अंदर मसला आ गया, ठीक हो गया। तो 12th क्रेनियल नर्व क्या करती है? 12th क्रेनियल नर्व आपकी टंग को सप्लाई करती है। चेक हमने कैसे करना है? पेशेंट को कहना है जुबान को बाहर निकाले, जुबान या तो सेंटर में होगी या साइड पे होगी, इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे। दूसरा, हम पेशेंट को कहते हैं जुबान को साइड टू साइड मूव करे। तीसरा, हम कहते हैं पेशेंट को कि अपनी टंग को अगेंस्ट दी चिक जो है वो प्रेस करे। अगर तो वो प्रेस कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी टंग नॉर्मल है। अगर वो प्रेस नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है उसकी टंग के अंदर क्या आ गई है? लियन आ गई है। ये था स्टूडेंट्स हमारे आज के 2 प्रैक्टिकल्स। इस वीडियो के अंदर मैंने 2 प्रैक्टिकल्स कवर करवा दिए। हाइपोग्लोसल नर्व भी करा दी, 11th क्रेनियल नर्व भी करा दी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कॉमेंट पास कर दें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।